नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में बिना कोविड टेस्ट के एंट्री पर बैन हो गया है। दूसरे राज्यों से आने वालों की जांच अब जरूरी है। जांच रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही प्रवेश मिल पाएगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर वापस लौटना होगा। 4 दिनों में 12 पॉजिटिव लोगों को वापस भेज दिया गया है। तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है देश में, दूसरी लहर ये कही जा रही है, ऐसे में उत्तराखंड में बिना कोविड टेस्ट के एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। एक बड़ा कदम उत्तराखंड राज्य में। कोविड टेस्ट की एंट्री पर अगर कोविड टेस्ट नहीं होगा तो एंट्री भी नहीं होगी। बिना कोविड टेस्ट के एंट्री पर बैन। दूसरे राज्यों से आने वालों की जांच बहुत जरूरी हो गई है और रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी ही उत्तराखंड राज्य में प्रवेश मिल सकेगा। तो रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ गई तो वापस लौटना होगा। 4 दिनों में 12 पॉजिटिव लोगों को वापस भेज दिया गया है। रेजिडेंट एडिटर फ़हीम तना इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फ़हीम, जिस तरीके से देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से रफ्तार पकड़ चुका है, ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और जिस तरीके से सीमा पर ये एंट्री पर बैन लगा दिया गया है बिना जांच के कि अगर कोविड टेस्ट नहीं हुआ तो एंट्री भी नहीं होगी, एक काफी महत्वपूर्ण कदम हो गया है ये, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो तमाम उपाय किए जाएं जिससे संक्रमण एक बार फिर से राज्य में ना बढ़े। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार आंकड़े, प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव के, तो उससे चिंता होना लाजमी है। सरकार के स्तर पर भी, जिला प्रशासन के स्तर पर भी, सभी जिलों के जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं उनमें खासतौर पर इस बात को लेकर के चिंता है। और क्योंकि बॉर्डर वाले एरियाज पे अब टेस्टिंग की व्यवस्था की है, तो बिना टेस्टिंग के कोई एंट्री बाहर से नहीं कर पाए। इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एंटीजन टेस्ट भी जो बॉर्डर एरियाज हैं, यूपी का बॉर्डर है, क्योंकि यूपी के बॉर्डर ही लगा हुआ है उत्तराखंड में कई जिलों से, और फिर उसके बाद दिल्ली या दूसरे राज्यों की तरफ जिसको जाना होता है। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि बॉर्डर पर हर आने जाने वाले यात्री की चेकिंग के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, बॉर्डर पर अगर हम पिछले दिनों की बात देखते हैं, जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय टेस्टिंग हो रही थी, तो सब जगह जो मेडिकल चेक पोस्ट है वो है और जो पुलिस चेक पोस्ट है वो भी बनी हुई है। तो लिहाजा वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम की तैनाती कर दी गई है दोबारा से, क्योंकि अनलॉक 5 में वो टीम हटा ली गई थी और SOPs के जरिए नियमों के तहत लॉकडाउन में बॉर्डर पर चेकिंग करना फिर भी एक तरीके से व्यवस्थित था, लेकिन ऐसे में क्योंकि अनलॉक हो गया है और अनलॉक में जितनी संख्या में लोग आते जाते हैं, यात्रा करते हैं, ऐसे में एक बहुत बड़ा यहाँ पर ये कदम हो जाएगा कि हर आने वाले यात्री की चेकिंग की जाए। देखिए, निश्चित रूप से ये बड़ा कदम है और बड़ी व्यवस्था इसके लिए करनी पड़ेगी। जैसे आपने बात की कि लॉकडाउन के दौरान कम लोगों का आवागमन था, अनलॉक में एक तरीके से आवागमन फ्री है, तादाद फ्री है, लोगों का जाना फ्री, वाहनों की जो वाहन इस्तेमाल का फ्री है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये बड़ी तादाद स्टाफ की चाहिए। तो लेकिन अभी जो शुरुआत की गई है उसमें जो छोटे वाहन हैं और जो बाहर के वाहन हैं, मुख्य तौर पर जो उत्तराखंड से बाहर की गाड़ियां हैं, उनको रोक करके बिना चेक के अंदर नहीं किया जा रहा है। तो एंटीजन टेस्ट अभी शुरुआत में शुरू किए गए हैं। अगर लक्षण पाए जा रहे हैं किसी में तो फिर वो आगे उसका टेस्ट, उसके जो NT-PCR टेस्ट, RT-PCR टेस्ट वो होना है। लिहाजा उस तरीके से अभी चरणबद्ध तरीके से व्यवस्था की गई है, लेकिन बिना टेस्ट के, बिना थर्मल स्क्रीनिंग और बिना एंटीजन टेस्ट के जो बाहरी के व्यक्ति हैं, जो उत्तराखंड से बाहर के निवासी हैं, उनके प्रवेश नहीं हो पाएगा। इस तरह की व्यवस्था। ठीक, फ़हीम बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी खबरों पे अपडेट लेंगे आपसे। तो उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना की चपेट में आई राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। राज्य में मिले हैं 466 नए मरीज, 9 की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 71,256। 1155 लोगों ने कोरोना की चपेट में आने से अपनी जान गंवा दी है। देहरादून में मिले हैं 181, हरिद्वार में 53 नए मरीज मिले हैं, नैनीताल में 40, पौड़ी में 65 और पिथौरागढ़ में 38 नए मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो जिस तरीके से कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है, तो उसका असर भी लगभग सभी राज्यों में अब धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। लेकिन तमाम राज्य अपनी तरफ से एहतियातन तौर पर वो तमाम कदम उठा रहे हैं जिससे कि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके।
देहरादून से अगली खबर, राज्य मंत्री रेखा आर्य के विभागों की समीक्षा बैठक जारी है। सचिवालय में समीक्षा बैठक कर रहे हैं सीएम त्रिवेंद्र रावत। मत्स्य पशुपालन, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक शाम 4:30 बजे नैनीताल विकास प्राधिकरण की समीक्षा होगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत प्राधिकरण की योजनाओं की समीक्षा करेंगे। शाम 6 बजे कुंभ की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। तो आपको बता दें कि राज्य मंत्री रेखा आर्य के विभागों की समीक्षा बैठक जारी है। सचिवालय में समीक्षा बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और मत्स्य पशुपालन, महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा शाम 4:30 बजे नैनीताल विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। तो रेजिडेंट एडिटर फ़हीम तनहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फ़हीम, राज्य मंत्री रेखा आर्य के विभागों की समीक्षा बैठक चल रही है और सचिवालय में ये बैठक चल रही है जिसमें मत्स्य पशुपालन, महिला कल्याण, बाल विकास विभाग की ये समीक्षा बैठक है। किस तरह के कार्यों की आज ये समीक्षा होने वाली है और साथ ही क्या कोई बड़ा फैसला भी आज इस समीक्षा बैठक के बाद लिया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल बड़े फैसले होने की संभावना है और बड़ा फैसला उस नजरिए से इसको कह सकते हैं या देख सकते हैं कि सरकार जब योजनाएं शुरू करती है तो अलग अलग विभागों से संबंधित होती है। तो अभी अगर हम देखें कि पिछले जो समीक्षाएं रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से मंत्रियों की विभागों की समीक्षाएं शुरू की थी, तो जिसमें आज मंत्री रेखा आर्य के विभागों का नंबर है, हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। तो पिछले और विभागों से संबंधित भी सीएम ने कई योजनाओं को लेकर के घोषणा की और शुरुआत करने के निर्देश दिए थे। तो आज भी बहुत हद तक संभावना है कि कुछ महिला कल्याण, बाल विकास से संबंधित और पशुपालन विभाग से संबंधित कुछ नए दिशा निर्देश योजनाओं को, नई योजनाओं को लेकर के या पुरानी योजनाओं में कुछ एडिशनल चीजें करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत निर्देश दे सकते हैं। वो एक योजना के रूप में सामने आ सकते हैं। बहरहाल अभी विभागों की समीक्षा बैठक हो रही है क्योंकि 3 से 4 विभाग लगातार होंगे, क्योंकि मंत्रीवार समीक्षाएं हो रही हैं। एक मंत्री के पास जितने विभाग हैं तो उस दिन उन सारे विभागों की समीक्षा होती है, तो लिहाजा वो सचिवालय में समीक्षा बैठक चल रही है और बहुत हद तक संभावना है कि कुछ नए दिशा निर्देश योजनाओं को लेकर के, नई योजनाओं को लेकर के या योजनाओं के विस्तार को लेकर के मुख्यमंत्री दे सकते हैं। ठीक, बने रहिए हमारे साथ फ़हीम, आगे और भी खबरों पे अपडेट लेंगे आपसे। देहरादून से अगली बड़ी खबर, सीएम त्रिवेंद्र रावत ने औद्योगिक विकास को लेकर बैठक की है। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड उद्योग विभाग के साथ ये बैठक की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ भी सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बैठक की। सीएम ने मेडिकल डिवाइस सेक्टर को लेकर स्टडी रिपोर्ट का विमोचन किया। राज्य में मेडिकल डिवाइस सेक्टर के विकास को लेकर चर्चा हुई और सीएम ने कार्यक्रम में औद्योगिक विकास में सरकार के प्रयास को लेकर भी ये चर्चा की है। तो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को लेकर ये बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने औद्योगिक विकास को लेकर ये बैठक की, जो बेहद महत्वपूर्ण। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड उद्योग विभाग के साथ की ये बैठक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के साथ भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बैठक की। फ़हीम हमारे साथ बने हुए हैं लगातार जानकारी के लिए। फ़हीम, जो ये बैठक है औद्योगिक विकास को लेकर और जिस तरीके से लघु उद्योग को लेकर और एक बात कहें यहाँ पर कि रोजगार को लेकर तमाम वो कदम, यानी कि उद्योगों के विकास को लेकर रोजगार बढ़े, सरकार उठा रही है और अब ये इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के साथ ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बैठक की है। कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक और इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही है और जो चर्चा हुई है, स्टडी रिपोर्ट का विमोचन किया है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो सेक्टर है उसमें जो इस बात को लेकर के बात हो रही है कि जो मेडिकल डिवाइसेस निर्माण का जो क्षेत्र है उसमें रोजगार, दूसरी ये कि औद्योगिक विकास से जुड़ करके वो कितना उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो सर्वे रिपोर्ट है इसमें भी इन तथ्यों को शामिल किया गया है कि एक बड़ी संभावना है उत्तराखंड में मेडिकल डिवाइसेस डेवलपमेंट को लेकर के और उस सेक्टर में आगे काम, क्योंकि जब इंडस्ट्री की बात आती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है तो उसमें बैंकों की एक बड़ी भूमिका होती है। इसलिए इसमें बैंक जो सिडबी है वो भी शामिल रहा इसमें और औद्योगिक विकास विभाग शामिल रहा और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड तो वो भी इस बैठक में मंथन में शामिल रही है। और फिर जो अभी अगर हम इसके रिजर्वेशन के तौर पर देखते हैं कि आगे पॉइंट्स क्या रहेंगे तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कई निर्देश दिए हैं ताकि बैंकों के सहयोग से उद्योग विकास विभाग जो योजनाएं संचालित करे तो वो इस मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में
इम्प्लीमेंट हो सके। लिहाजा सरकार ने अपनी बात तो कही कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के जो जो कदम उठाए गए हैं, साथ ही इस मेडिकल डिवाइसेस के सेक्टर को कैसे ग्रोथ दी जा सकती है, इसको लेकर के सुझाव भी लिए हैं मुख्यमंत्री ने। बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका तमाम जानकारी के लिए। के बाद एक बार फिर स्वागत है। देहरादून से खबर है, जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हुए हादसे पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दुख जताया है। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए मुख्य सचिव को निर्देश भी दिए हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की सीएम ने कामना की है। निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त होने से कल ये हादसा हुआ था। एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई है, 13 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त होने से ये हादसा हुआ। खबर जहां पर ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर हुए हादसे पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने दुख जताया है। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर यह हादसा हुआ। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए मुख्य सचिव को निर्देश भी दे दिए गए हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कामना की है। निर्माणाधीन पुल जो कि क्षतिग्रस्त हो गया और इस वजह से यह हादसा कल हुआ था। तो एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई है, 13 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। तो स्वास्थ्य को लेकर कामना की, स्वास्थ्य लाभ की और साथ ही घायलों को शीघ्र से शीघ्र ठीक तरीके से उपचार मिले, इस तरह के दिशा निर्देश मुख्य सचिव को दिए गए हैं। तो रुड़की पहुंचे उच्च शिक्षा एवं सहकारिता डॉक्टर मंत्री धन सिंह रावत। पुरानी तहसील में गुरुकुलम का करेंगे शिलान्यास। कामधेनु संहिता पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। हवन पूजन में भी शामिल हुए मंत्री धन सिंह रावत। तो कामधेनु संहिता पुस्तक का विमोचन करेंगे। रुड़की पहुंचे हैं उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। पुरानी तहसील में गुरुकुलम का शिलान्यास करेंगे और साथ ही कामधेनु संहिता पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। तो हवन पूजन में भी शामिल हुए हैं मंत्री धन सिंह रावत। मसूरी से बड़ी खबर, जहां पर मौसम ने बदला अपना मिजाज। पहाड़ों की रानी मसूरी में छाए बादल, हवाएं सर्द होने के चलते ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 24 घंटे में बारिश होने की संभावना भी जताई है। तो मौसम करवट लेता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के मसूरी में मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बादल छाए हुए हैं, हवाएं सर्द होने के चलते ठंड ने दस्तक दे दी है। 24 घंटे में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो वहीं भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की डोईवाला विधानसभा सड़क स्वास्थ्य, शिक्षा सहित तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रही है। तो वहीं पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं की उपेक्षा से अब भाजपा में बगावती सुर सुनाई देने लगे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और उनके वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत ही अब स्थानीय प्रत्याशी का ही समर्थन करेंगे, जिसके चलते आज बालावाला इंटर कॉलेज में एक सभा का आयोजन किया गया और निर्णय लिया गया कि 2022 में पार्टी हाईकमान से स्थानीय प्रत्याशी को ही टिकट देने की मांग की जाएगी। उनके निराकरण के लिए ये कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से कुछ समस्याएं क्षेत्र में पेंडिंग थी। सड़कों की हो चाहे दूसरी समस्याओं, जन समस्याओं, उनका निराकरण नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है, इसलिए जनता के आक्रोश को सही दिशा में ले जाने के लिए बैठक रखी गई ताकि जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाए। समस्याएं हैं विशेषकर हमारे अंदर की जो ये आंतरिक सड़कें हैं हाईवे को छोड़कर, तो आंतरिक सड़कें बहुत ख़राब हैं। बरसात से पूर्व गर्मियों के सीज़न में कई जगह पानी की पेयजल की लाइनें डली हैं, खुदाई हुई है। तो उस समय ये कहा गया कि तुरंत बरसात शुरू हो गया जी, बरसात के बाद इसको ठीक करा दिया जाएगा। तमाम हमने विभाग अधिकारियों से संपर्क किया, मिलके क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने, जागरूक लोगों ने। तो अब विभाग में जाकर ये कहा जाता है जी कि हमने बजट पीडब्ल्यूडी को दे दिया है। पीडब्ल्यूडी से संपर्क किया जाए तो उनका कहना होता है जी वहाँ से अभी पैसा नहीं आया, हम कहाँ से बनाएं। अब ये बरसात को गए हुए भी 2-3 महीने हो गए हैं,
तो विशेषकर वो है। और बाकी जो यहाँ पर आपने सुना होगा, सभी वक्ता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। रुड़की से खबर है, जहां पर ब्लड बैंक में खून की कमी ने मरीजों की चिंता बढ़ा दी है। 350 यूनिट की क्षमता वाले ब्लड बैंक में नाम मात्र ही ब्लड बचा है, जबकि इस ब्लड बैंक में थैलेसीमिया से पीड़ित करीब 56 बच्चों का पंजीकृत है, जिन्हें प्रतिमाह रक्त की जरूरत पड़ती है, जिनके लिए कम से कम 100 यूनिट हर हाल में उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसे में जीवन दान देने वाला ब्लड बैंक खुद रक्त की कमी से जूझ रहा है। बताया जा रहा है कि लोग कोरोना के चलते ब्लड डोनेट करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और साथ ही ब्लड डोनेट कैंप भी नहीं लग पा रहे हैं। चाहे या DIC के अंदर पेशेंट्स हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ब्लड यहाँ से अवेलेबल हो रहा है। तो गरीब जनता जो है तो वो तो सरकारी में ही आएगी, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ही ब्लड मिलेगा। पहले पूर्व में 650 रुपये का रेट था, उसे बढ़ाकर मात्र 1050 किया गया है। हमारे पास करीबन 350 यूनिट ब्लड की कैपेसिटी है और अभी ब्लड, क्योंकि कोविड की वजह से कैंप्स काफ़ी कम लग रहे हैं और इसमें काफ़ी हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई बार ब्लड काफ़ी कम हो जाता है और हमें 1 या 2 यूनिट पर हर ग्रुप की बचा के रखनी पड़ती हैं किसी इमरजेंसी के लिए, कि कोई सीवियर कोई ट्रॉमा ना हो जाए या कोई गर्भवती महिला ब्लीडिंग एकदम सडनली शुरू ना हो जाए। ऐसे मरीजों के लिए 1 या 2 यूनिट हम बचा के रख चलते हैं रिजर्व के लिए। और लेकिन अभी ओवरऑल ही कमी